World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों प्रणाम, सवेलाई नमस्कार। दोस्तों, जब सर्वप्रथम मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ और धीरे धीरे वह झुंड की अवस्था में जंगलों में विचरता रहा, तब सबसे पहले उसे जो एहसास हुआ वह था डर। डर वो प्रतिकूल होने का डर था, लेकिन वर्तमान में आते आते डर की संभावनाएं, डर की जो संज्ञाएं हैं वो बदलती गई। पहले प्रकृति के ऊपर डर निर्भर था, अब खुद के ऊपर डर निर्भर है। क्योंकि जब आदमी असत्य होता है, असत्य का बर्ताव करता है, तृष्णा से जर्जर होता है, तभी वो डरता है और फिर डर में से वो अपना एक झुंड बनाना चाहता है। वो जाति का, धर्म का या फिर देश का आधार लेना चाहता है। क्योंकि सत्य अगर उसके पास है तो अकेला ही वो सामना कर सकता है, और झूठ है तो फिर वो झूठ को सच साबित करने के लिए या सच के साथ मुकाबला करने के लिए वो अपनी प्रवृत्ति के लोगों का डर एक झुंड बनाता है। यह जो झुंड होते हैं वह बनते कैसे हैं? वो एक प्रवृत्ति से बनते हैं। किसी को फिर अपनी कौम का, किसी को अपनी जाति का, किसी को धर्म का या फिर किसी को देश का आधार लेना पड़ता है, और फिर आदमी उस आधार को लेकर के सच के साथ झगड़ना चाहता है। कल 2 दिन पहले, एक 2 दिन पहले मुझे मैसेंजर में एक मैसेज आ गया। वह हमारी बहन बेटी नेपाल से है, वो मुंबई के एक अस्पताल में उपचार ले रही है। बहुत दुखी होकर उसने कहा था कि सर जी, मैं आपके एशियन पोएट्री के कई सारे एपिसोड्स देखती भी हूँ, लेकिन मैं अभी इस अवस्था में नहीं हूँ कि आपको मेरे कविता का एपिसोड भेज सकूँ। लेकिन मेरी विनती है कि मैं एक पुराना वीडियो में भेज रही हूँ, क्या आप उसे रख सकते हो? मैं समूचे दिन भर सोचता गया कि अगर मैं खुद को कवि कहता हूँ तो उस हमारी बहन बेटी की क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं तो हमने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो अगर बस में भी जाते हैं या फिर कहीं भी होते हैं तो कोई सुंदर ललना दिखती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है, तो झुंड के साथ वो उसके साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी का दायरा होता है वो बहुत ही निकम्मा और छोटा दायरा होता है। क्योंकि कवि को विश्व के सभी महिलाओं की चिंता होनी चाहिए, विश्व के सभी पीड़ितों की, वंचितों की चिंता होनी चाहिए। वो कवि अगर सच कवि है तो उनके साथ खड़े रहना चाहिए, जो दुखी है, दुर्बल है, जो अन्यायग्रस्त है। न बल्कि किसी तो भी एक आदि व्यक्ति के साथ, वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो सधन है, संपन्न है, सौंदर्य संपन्न है, तो उसके साथ कुछ तो भी वजह रख करके लोग खड़े होते हैं। इनके खिलाफ कविता होनी चाहिए। मैं एक दिन अस्वस्थ था, वो बेटी बहन की जब मुझे मैसेज आई तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं देख लूँगा और रखूँगा, और मैं खुद जा कर के अभी जब भी ये 2, 4, 8, 15 दिन में मैं मुंबई जाऊँगा तो उससे मिलूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कवि का क्या फर्ज होता है? तो विश्व का साहित्य विश्व का होता है, मानवता उसकी प्रेरणा होती है, मानवता उसका धर्म होता है, और स्त्री और पुरुष ये 2 ही जातियाँ होती है। तब जाकर के कवि की कविता पनपेगी, अन्यथा नहीं होगी। मित्रों, यह मैं सब किस लिए कह रहा हूँ कि ये जो डर है, ये डर मन में बसा हुआ है। अगर मैं असत्य बर्ताव करता हूँ, किसी को बदनाम करने जा रहा हूँ, किसी का जीवन जर्जर करने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर
आपदा आए इसलिए मैं 4, 5, 10 लोगों को या मेरे जाति के, धर्म के, गांव के, कस्बे के, कुनबे के या फिर देश के लोगों को बता देता हूं कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये जो डर होता है, ये डर कैसा पैदा होता है, क्यों होता है, इसकी मीमांसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म से लेकर के हम डरते ही आ रहे हैं और इस डर से ही हमने अपनी उन्नति, प्रगति, विकास की नींव को जबरदस्त मजबूत किया है। इसके ऊपर की 2 गज़लें आज हम सुनने वाले हैं। गज़लें है नेपाल के गोमा भट्टराई जी की। ये दोनों गज़लें डर से लेकर के इंसान की नींव को मजबूत कर देने वाली है। तो चलो सुनते हैं गोमा भट्टराई जी की 2 गज़लें। नमस्कार, म गोमा भट्टराई सुन्दर हरैचा 3 मोरङबाट। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। अन्जान सहर एक्लै हुँदा, अन्जान सहर एक्लै हुँदा डर लाग्छ मलाई। अन्जान सहर एक्लै हुँदा डर लाग्छ मलाई। मेरो सामु हजुर पर्दा भर लाग्छ मलाई। मेरो सामु हजुर पर्दा भर लाग्छ मलाई। अन्जान सहर एक्लै हुँदा डर लाग्छ मलाई। मेरो सामु हजुर पर्दा भर लाग्छ मलाई। शर्माएर चुपचाप बस्नु, शर्माएर चुपचाप बस्नु, शर्माएर चुपचाप बस्नु आदत नै भयो मेरो। शर्माएर चुपचाप बस्नु आदत नै भयो मेरो। सोध्ने गर्नु के कुरा, सोध्ने गर्नु के कुरा भन्न कर लाग्छ मलाई। मेरो सामु हजुर पर्दा भर लाग्छ मलाई। सहानुभूति हो वा माया, सहानुभूति हो वा माया, सहानुभूति हो वा माया दर्शाउनु भएर नै। सहानुभूति हो वा माया दर्शाउनु भएर नै। हजुरकै छत्र छाया, हजुरकै छत्र छाया सुरक्षित घर लाग्छ मलाई। हजुरकै छत्र छाया सुरक्षित घर लाग्छ मलाई। सोध्ने गर्नु के कुरा भन्न कर लाग्छ मलाई। चिन्जानमा सोध्नु भएको थियो, चिन्जानमा सोध्नु भएको थियो नाम कस्तो लाग्यो। चिन्जानमा सोध्नु भएको थियो नाम कस्तो लाग्यो। कसरी भनु नाम झैँ प्यारो, कसरी भनु नाम झैँ प्यारो थर लाग्छ मलाई। उहाँकै हजुरकै छत्र छाया सुरक्षित घर लाग्छ मलाई। म अन्तिम शेरमा छु अब। सुहाउँदिन हजुरलाई म, सुहाउँदिन हजुरलाई म, सुहाउँदिन हजुरलाई म भन्ने जान्दा जान्दै। सुहाउँदिन हजुरलाई म भन्ने जान्दा जान्दै। मेरो नाममा त्यो थर जोड्ने रहर लाग्छ मलाई। मेरो नाममा त्यो थर जोड्ने रहर लाग्छ मलाई। अन्जान सहर एक्लै हुँदा डर लाग्छ मलाई। मेरो सामु हजुर पर्दा भर लाग्छ मलाई। सोध्ने गर्नु के कुरा भन्न कर लाग्छ मलाई। हजुरकै छत्र छाया सुरक्षित घर लाग्छ मलाई। कसरी भनु नाम झैँ प्यारो थर लाग्छ मलाई। कसरी भनु नाम झैँ प्यारो थर लाग्छ मलाई। मेरो नाममा त्यो थर जोड्ने रहर लाग्छ मलाई। मेरो नाममा त्यो थर जोड्ने रहर लाग्छ मलाई। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। साइनो गाँस्ने, साइनो गाँस्ने रहर छैन, साइनो गाँस्ने रहर छैन कतै विश्वास र भर छैन। साइनो गाँस्ने रहर छैन कतै विश्वास र भर छैन। नमाग्नु बास, नमाग्नु बास, नमाग्नु बास मसँग कसैले, नमाग्नु बास मसँग कसैले। स्वयंको बस्ने घर छैन, साइनो गाँस्ने रहर छैन कतै विश्वास र भर छैन। स्वयंको बस्ने घर छैन। महोदय, महोदय परिचय के दिउँ, महोदय परिचय के दिउँ। अनाथको पछाडि
अनाथको पछाडि थर छैन, स्वयंको बस्ने घर छैन, कतै विश्वास र भर छैन। न बा न आमा, न बा न आमा माया के हो, न बा न आमा माया के हो, घृणाको नि कुनै असर छैन। न बा न आमा माया के हो, घृणाको नि कुनै असर छैन। अनाथको पछाडि थर छैन, स्वयंको बस्ने घर छैन, कतै विश्वास र भर छैन। म अन्तिम शेरमा छु अब। एक्लै बस्ने छ बानी परेको, एक्लै बस्ने छ बानी परेको, हात थाम्नै पर्ने कर छैन, घृणाको नि कुनै असर छैन। साइनो गाँस्ने रहर छैन, कतै विश्वास र भर छैन, कतै विश्वास र भर छैन। हवस् त, धन्यवाद।